तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे हमारा क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर। अभी तक का आपका तीनों वीडियो पे जो रिस्पांस है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो उसके लिए थैंक यू। तो आज हम करेंगे हमारा पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे इस सीरीज में फोर्थ चैप्टर होने वाला है और आपकी किताब का सिक्स चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम है हमारा डेमोक्रेसी। तो आपको पता है कि हमारे ये सारे लेक्चर्स कैसे होते हैं, बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर होते हैं, जिनको देखने के बाद आपको कुछ भी और देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे अब तक हम करते आए हैं वैसे इस वाले को भी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि कैसे पावर, पार्टिसिपेशन एंड प्रिंसिपल शेप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? इंडिया की डेमोक्रेसी है ना, ऑब्वियसली इसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, इसके अंदर हम पहले सिलेबस देख लेते हैं हमारा कि हमको क्या क्या चीजें पढ़ने को बोला गया है। तो देखो, बोला गया है कि 9 घंटे के अंदर इस चैप्टर को खत्म करना है, लेकिन हम उतना आगे नहीं जाएंगे। हम कितना 1.5 घंटे में खत्म कर देंगे इसको पूरा, शुरू से आखिर तक खत्म कर देंगे। इस वीडियो के अंदर आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, कुछ भी आपके किताब से कम नहीं होगा। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक्स क्या क्या है? मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर हम एंशिएंट इंडिया में देखेंगे कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक आइडियाज कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर हम देखेंगे कि हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ना। आप कुछ भी करते हो, आपके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सोशल साइंस पढ़ने में बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपको, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं आसान कर दूंगा उसको। फिर हम वर्ल्ड के अंदर जो आपके डिफरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डेमोक्रेसी मैटर क्यों करती है। लेकिन उससे भी पहले, जाने से पहले, उसके ऊपर हम समझेंगे गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, कि आपको डेमोक्रेसी समझने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या होती है ना, जब तक आप गवर्नमेंट नहीं समझोगे तो उसके टाइप्स को कहां से समझोगे। तो देखो, इमेजिन करो कि आपके वर्ल्ड के अंदर या आपके कंट्री के अंदर कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई सरकार है ही नहीं। सिंपल सा आइडिया सबको है ना कि सरकार क्या होती है, रूल बनाती है ना, इतना आइडिया भी रखो। तो देखो, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो आपका ट्रैफिक को कौन मैनेज करेगा, है ना। इसके अलावा आपके पास पुलिस ही नहीं होगी, आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। आपके पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, अब है ना, आपके फैमिली में किसी का झगड़ा हुआ या कहीं भी हुआ, तो कौन जाती है झगड़ों को सुलटाने के लिए? पुलिस जाती है, ऑब्वियसली, है ना। पुलिस नहीं होगी, आपके पास कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं होगी जाओ कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, उसको मैनेज करने के लिए कोई हायर अथॉरिटी बचेगी ही नहीं, है ना। ऐसा भी नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास लॉज को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी, है ना। कि आपको जो आप देखते हो कि किसी भी कंट्री को प्रॉपरली चलाने के लिए, या इमेजिन करो, कंट्री छोड़ो, क्लासरूम चलाने के लिए आपके टीचर्स कुछ रूल बनाते हैं, है ना। अगर मान लो टीचर्स ही नहीं होंगे तो रूल कौन बनाएगा, है ना। तो इसी तरह से किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट नहीं होगी तो रूल कौन बनाएगा, है ना। या फिर आपका जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिन रोड्स पे आप चलते हो, भले ही वो सड़कें टूटी फूटी हो, है ना, कैसी भी हो, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप गए, तो इन सबको मैनेज करने के लिए, इन सबको बनाने के लिए, आपके जो ब्रिजेस हो गए, आपका रेलवे हो गया, रेलवे ट्रैक्स हो गए, उन सबको बनाएगा कौन, मैनेज कौन करेगा? तो इस केस में क्या होगा, आपका कंप्लीटली केओस हो जाएगा, है ना। सरकार नहीं होने पे ये सारी आपको, या इसके अलावा भी बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, कंट्री के अंदर केओस फैल जाएगा, है ना, अराजकता फैल जाएगी जिसको आप बोलोगे। तो देखो, यू डोंट इवन नीड टू इमेजिन अ कंट्री, कि आप इतने बड़े स्केल पे तो इमेजिन ही मत करो, आप अपने क्लासरूम को इमेजिन कर लो, है ना। क्लासरूम में आप देखते हो कि जब आपकी हायर अथॉरिटी कौन है, टीचर होते हैं, है ना। तो जब टीचर आपके क्लास से बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, बच्चे आपस में बिल्कुल क्या होते हैं, रेसलर्स बन जाते हैं ना, एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक ऐसी हायर अथॉरिटी है जो क्या क्या काम करती है, आपके लिए रूल्स बनाती है सबसे पहले तो, है ना, कि आपके कंट्री के अंदर आप कैसे एक्ट करोगे, कौन सी चीजें आप कर सकते हो, कौन सी चीजें नहीं कर सकते हो, ये सब काम कौन करता है, सरकार करती है। ठीक है, डिसीजंस लेती है। अब कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको सुलझाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई, अब इतनी बड़ी कंट्री है, हर एक व्यक्ति का अपना अलग ओपिनियन होता है, उन सारे ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसके ऊपर एक कॉमन निर्णय तक पहुंचने का काम कौन करेगा, आपकी सरकार करेगी। और फिर उस लॉज को, जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, उसको इन्फोर्स करने का या उसको लागू करने का भी काम क्या करता है, गवर्नमेंट करती है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट, हम बोलेंगे, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो वी विल से कि इट इज द सिस्टम थ्रू विच अ कंट्री इज गवर्नड, की मतलब एक कंट्री के ऊपर कैसे शासन होगा, वो ही सिस्टम आपका सरकार होती है या गवर्नमेंट होती है। इसके क्या क्या फंक्शंस हो गए कि ये क्या करेगा, लॉज को बनाएगा, डिसीजंस लेगा, है ना, फिर उसके बाद उनको इंप्लीमेंट करने का काम करेगा।
ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा और पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, यानी जो आम जन है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी सरकार करती है। ठीक है, तो देखो अब आपके मन में आएगा कि ये सरकार में है कौन लोग, तो क्या किसी सरकार के अंदर सिर्फ हायर अथॉरिटी होगी? क्या हम बोलेंगे कि आपका जो स्कूल है, लेट्स से कि स्कूल में हायर अथॉरिटी कौन होती है? आपके प्रिंसिपल होते हैं, है ना? तो आप क्या बोलोगे कि जो स्कूल की गवर्नमेंट है वो प्रिंसिपल है? ऑब्वियसली नहीं, प्रिंसिपल एक हेड हो सकता है, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या किसी कंट्री की गवर्नमेंट, क्या उसका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आपके जो कंट्री है वो क्या होती है, उस गवर्नमेंट में आपके एक टीम एफर्ट के रूप में काम होता है, यानी कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपके डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना? फिर लॉज भी आपका इसी के अंदर आएगा, अथॉरिटीज जो उनको इन्फोर्स करने का काम करती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जिसके अंदर आपके ऑफिसर्स वगैरह आ गए। ये सारे लोग मिलके आपकी गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है कि अगर आप बोलोगे कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट इज अ लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके बहुत सारे हैं, है ना, कि मतलब बहुत सारे हिस्से हैं उसके। ठीक है, ही लाइक प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई प्रेसिडेंट, वो सिर्फ उसका एक अंग है ना? बड़ा अंग हो सकता है, छोटा अंग हो सकता है, लेकिन वो उसका एक अंग होता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखते आए हो, है ना, आप देखते आए हो कैसे डेवलप हुआ आपका गवर्नेंस। तो आप सबसे पुराने, जब सबसे पीछे चले जाओगे तो आप मोनार्की देखोगे। मोनार्की में क्या होता है, कोई किंग या फिर किसी क्वीन का रूल होता है ना? फिर सेकंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपकी कौन सी होती है? सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है आपकी डिक्टेटरशिप, जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति का रूल हो, है ना, कि कोई एक व्यक्ति है, वो ही सारे लॉज बना रहा है, वो ही सब कुछ कर रहा है, वो बस आदेश देने का काम कर रहा है दूसरों के ऊपर, है ना? लेकिन वो कोई किंग या क्वीन नहीं होगा। अगर वो किंग या क्वीन होता तो वो मोनार्की होती है ना, ऑब्वियसली, है ना? तो डिक्टेटरशिप ऐसी होती है। और थर्ड होती है हमारी डेमोक्रेसी, जो कि आपकी इंडिया के अंदर है और वर्ल्ड के दूसरे मोस्टली देशों के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज द रूल बाय पीपल, कि मतलब आपके जो आम जन है, जो हम लोग हैं, हम लोग ही क्या कर रहे हैं, आपके हमारे लिए मतलब रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, और अपने लिए बेसिकली हम खुद को ही शासन कर रहे हैं, खुद के ऊपर ही शासन कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले, कि मतलब सरकार का एक टाइप है जहां पे पावर और अथॉरिटी किसके पास है? सिटीजन्स के पास है ना? सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, कि मतलब वो इलेक्शन कैसे हैं? फेयर भी है, मतलब उसमें कोई धांधलेबाजी भी नहीं हो रही है, और फ्री है, कि मतलब विदाउट एनी प्रेशर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हो। तो यही आपकी एक ट्रू डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो? आपके पास फ्रीडम होती है, कि मतलब आप क्या करो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनो, सबका वोट इक्वल होता है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई अमीर आदमी है तो उसका वोट क्या है, उसके वोट की वैल्यू 10 है, लेकिन कोई गरीब आदमी है तो उसकी वोट की वैल्यू सिर्फ 1 है। ऐसा तो नहीं है ना। हर एक व्यक्ति के पास जो वोटिंग राइट है वो क्या है? एक समान है, एक जैसा है ना? सबकी बात को सुना जाएगा, और जस्टिस भी प्रोवाइड करता है, सबको जस्टिस देता है, कि मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, सबको बराबर समझता है। समझ गए? तो चलो, व्हाट मेक्स अ डेमोक्रेसी? तो क्या चीजें हैं जो आपके किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम को डेमोक्रेसी बनाती है? तो सबसे पहला क्या है? फ्रीडम है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको अपने व्यूज बोलने से रोका जा रहा है, मतलब तो उस केस में क्या होगा? आपके जो कंट्री का डेमोक्रेटिक रूल है उसके ऊपर क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा। देन यू कम टू इक्वालिटी, जहां पे सब एक व्यक्ति के जो वोट है उसकी वैल्यू एक जैसी होती है। देन यू सी जस्टिस, जहां पे हर एक व्यक्ति को फेयरली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के साथ आप गलत कर रहे हो, है ना? सबको फेयरली ट्रीट करोगे, बराबर सा ट्रीट करोगे। फिर आती हैं आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज, जिसके अंदर आप देखते हो कि सिटीजन्स के पास राइट्स तो है ना? आपके पास अपने कुछ अधिकार है, जैसे आपका स्कूल जाने का अधिकार है आपको, वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, कि आप बच्चे हो, आपको स्कूल जाने का अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन इसके अलावा आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, जिनको आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलते हो, है ना? उनके बारे में हम आगे बड़ी क्लास में जाके समझेंगे। फिर आप पार्टिसिपेशन देखते हो। तो पार्टिसिपेशन बेसिकली क्या है? कि आप वोट दे रहे हो और आप डिसीजन मेकिंग के अंदर अपने व्यूज दे रहे हो। आप देखते होगे ना कि रिपोर्टर लोग क्या करते हैं। अभी मान लो आपने देखा होगा जंतर मंतर पे कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए, है ना? जो नीट पेपर लीक हुआ था, तो उसमें आपने देखा कैसे आम जन डेमोक्रेसी के अंदर या गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। और वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे? प्रोटेस्ट करके, है ना? तो ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर आप जो आम जन है वो पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक है, एवरी सिटीजन कैन वोट, एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। ये चीज आप ऑलरेडी समझ गए कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करोगे,
और क्या करोगे, अपने ओपिनियंस दोगे जिसमें आप फ्रीली अपने ओपिनियन दोगे और रिस्पेक्टफुली भी दोगे। अब ये नहीं है कि आपके मन में कुछ भी आया तो आप बड़बड़ाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। उसकी भी कुछ मर्यादा है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है कि आप अपने व्यूज को रिस्पेक्टफुली क्या करो, शेयर करो दूसरों के सामने, ठीक है। और आपका जो व्यू है, जो आपका ओपिनियन है, वो आपकी जो डेमोक्रेसी है उसको और ज्यादा मजबूत बनाता है। और डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करो, जैसे कि आप डिस्कशंस के अंदर हिस्सा लो और ऐसी एक्टिविटीज और डिसीजंस के अंदर भी अपना डिस्कशन करो जो आपके लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सोसाइटी को भी बेहतर बनाएंगी व्हेन यू पार्टिसिपेट इन ऑल दैट। जैसे अभी हमने देखा कि प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें आम लोग जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर देयर राइट्स। तो ये दिखाता है कि कैसे डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत होगी, और दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ योर रियल डेमोक्रेसी। तो इंडिया हम देखते हैं, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 140 करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है। राइट नाउ अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस वो 121 करोड़ थी, लेकिन उसके बाद अभी तक मतलब न्यूज सेंसस का कुछ जो डेटा है वो हमारे पास नहीं आ पाया, लेकिन अनऑफिशियली 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हम देखते हैं डिफरेंट डेटा सोर्सेस की मदद से, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि 2024 में जो हमारे इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो वोटर हैं उनकी तादाद कितनी है, 96.8 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये आपकी बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन से एक कंट्री की पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, उसकी सिर्फ वोट डालने वाली पॉपुलेशन बहुत सारे कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। और हम देखते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये आपका कब फोर्स में आया था, आपका कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी बनाती हैं। अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कि इट इज द गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी, कि मतलब डेमोक्रेसी का गार्डियन है ना, उसकी देखरेख करता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका क्या मतलब हुआ, तो 26 जनवरी 1949 को बेसिकली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सारा काम पूरा हो चुका था, और कुछ लॉज को, जैसे आपका सिटीजनशिप हो गया, उन सारी चीजों को उसी टाइम पे क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन बाकी सारी चीजों को कब, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि पहली बार जो इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया था वो कब था, 26 जनवरी को मनाया था। इसीलिए इसको यादगार रखने के लिए, मेमोरेबल रखने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली लागू किया, ठीक है। इट गारंटीज एंड प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, कि हर एक व्यक्ति के पास, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उनके पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है और उनकी गारंटी कौन लेता है, कि मतलब हर एक व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट मिलेंगे, उसकी गारंटी आपका कॉन्स्टिट्यूशन लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको डेमोक्रेसी का गार्डियन भी बोला जाता है। ये इंश्योर करता है कि आपके कंट्री के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि भेदभाव ना हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, की मतलब आपका धर्म के आधार पे, कि मतलब आपका धर्म, मान लो ए धर्म है आपका, तो आप क्या कर रहे हो, दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ क्या करोगे, आप अगर भेदभाव करोगे तो इट इज रॉन्ग, है ना। और उस व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास फंडामेंटल राइट है कि उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या फिर रेस के आधार पे, है ना, जिसमें आप देखते हो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कितना ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग, और उसकी सजा दी जा सकती है। उनके पास फंडामेंटल राइट है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कास्ट के आधार पे आप देखते हो कि बहुत सारे कास्ट के बच्चों के साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो गलत है। सेक्स के बेसिस पे लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन देयर जेंडर, है ना, ये भी गलत है। और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर भी, है ना, ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इन सब के आधार पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। और ये क्या करता है, सिटीजन को इंकरेज करता है ताकि वो नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, मतलब डिस्कशन में हिस्सा ले सके। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से आपका बचाव कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है। अब हम मॉड्यूल नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं, जिसके अंदर देखेंगे
रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि मतलब एंशिएंट इंडिया के अंदर कैसे डेमोक्रेसी की जो अर्ली रूट्स थी वो रखी गई थी। ठीक है, तो देखो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फ्रॉम अर्ली टाइम्स में हम बात करेंगे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन इथोस सिंस एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम से ही हमारे बेसिकली जो डेमोक्रेसी का आइडिया है वो एग्जिस्ट करता आ रहा है। वैदिक पीरियड के अंदर हम तीन तरह की असेंबली की बात करते हैं। वो तीन तरह की असेंबली क्या है? सभा, समिति एंड विधाता। तो ये क्या करती थी? ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को दिखाती हैं कि किस तरह की वैदिक पीरियड आप देखते हो। हमने कौन सा पीरियड पढ़ा था लास्ट चैप्टर में? हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था ना। उसके बाद हम देख रहे थे कौन सा पीरियड आया था, उसमें मुझे बताना कि आपका वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था आपको। तो बेसिकली तीन टाइप की हमको काउंसिल्स देखने को मिल रही थी, सभा, समिति एंड विदत। तो सभा क्या थी? इट वॉज द कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज्ड, कि प्रिविलेज पीपल, बड़े लोगों की, मतलब अमीर लोगों की थी। सेकेंड थी आपकी समिति, जो कि कम्युनिटी थी कॉमन पीपल की, जिसमें आम जन थे। और थर्ड थी आपकी विधत, जो कि रिलीजियस मुद्दों के ऊपर आपकी जो रिलीजियस पर्पस थे उसकी कमिटी थी। तो ये दिखा रहा है कि एंशिएंट इंडिया में किस तरह से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को, जिसमें सभी लोगों के ओपिनियन को क्या किया जा रहा है, उसको वैल्यू दी जा रही है, उस तरह का सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। और ये कब था आपका? बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड में था। बाद में जाके एक दो इसमें से जो कमिटीज हैं, जो आपकी काउंसिल्स थी, वो खत्म हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। और अर्ली वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि जो विमेन थी वो भी इसका हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन बाद में जाके ऐसा लेटर वैदिक पीरियड में खत्म हो गया था। तो वो दूसरी बात है, उसके ऊपर हमको नहीं जाना है। ठीक है, इसके अलावा गण और संघ जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपके रिपब्लिक्स थे, एंशिएंट रिपब्लिक्स थे, महाजनपद पीरियड की हम इसमें बात कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसमें भी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता था। जैसे कि हम गण की बात करें और संघ की बात करें, तो गण वाज अबाउट योर सिंगल रिपब्लिकन क्लैन, की मतलब सिर्फ एक क्लैन इसके अंदर रूल करता था, और उस जो नोबल फैमिलीज थी उसके आपके लीडर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लीडर्स के पास इक्वल स्टेटस और पावर होती थी। ठीक है, और डिसीजंस वर मेड थ्रू डिबेट एंड वोटिंग। और ये क्या होती थी? स्मॉलर इन साइज था, और आपका क्या था? उसका एरिया भी कम था। तो बेसिकली दोनों एक तरह से ही फंक्शन करती थी। लेकिन जब हम गण की बात करेंगे तो गण में सिर्फ आपका एक क्लैन है। ठीक है, सिर्फ एक क्लैन है, एक कबीला है। लेकिन जब हम संघ की बात करेंगे तो संघ के अंदर आपका क्या है? यूनियन ऑफ क्लैंस है, कि मतलब मल्टीपल क्लैंस आपको देखने को मिल रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस के आपके रिप्रेजेंटेटिव यहां पे रूल कर रहे थे। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस बेसिकली ये है दोनों में। और क्या हो रहा था? बेसिकली दोनों के अंदर डिबेट और डिस्कशन के थ्रू आपका डिसीजन मेकिंग हो रही थी। अब हम आ जाते हैं ऋग्वेद के ऊपर, जिसके अंदर आपका ये कलेक्टिव थिंकिंग वाला एक वर्स है। ठीक है, ये वर्स आपकी ऐक्यमत्य सुक्तम से ली गई है, जिसके अंदर बोला गया है देयर काउंसिल इज वन and the same, their assembly is one, their mind is one, their intention together is one. I invoke for you the same guiding resolve with a common offering on your behalf. I make the obligation. Basically यहाँ पे आपके इतना लंबा चौड़ा में जाने की जरूरत नहीं है। ये बोल क्या रहा है? कलेक्टिव थिंकिंग के आइडिया को दिखा रहा है आपका। जैसे इस वाले में देखो क्या बोल रहा है, इनकी काउंसिल एक है, इनकी असेंबली भी एक है, इनका माइंड भी एक है। माइंड एक होने का क्या मतलब है? कि वो लोग एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं, और उनका इंटेंशन भी एक है कि वो एक कॉमन गोल की तरफ बात कर रहे हैं। तो बेसिकली उनकी काउंसिल है, तो वो क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वो एक कंसेंसस पे पहुंच रहे हैं, वो किसी कॉमन आइडिया पे पहुंच रहे हैं। अब 10 लोग बात करते हैं तो आपके 10 दोस्त हैं, है ना। आपकी क्लास में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके पड़ोस में दोस्त होंगे। तो जब आप कुछ गेम खेलने की बात करते हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, है ना, आपका मोबाइल गेम हो या आपका आउटडोर स्पोर्ट हो, तो उन सब में कोई कॉमन कंसेंसस तो नहीं होता शुरू में। बाद में जाके आप सब एग्री करते हो कि चलो ये खेलेंगे आज। तो ऐसा आपको उस टाइम भी देखने को मिल रहा था ऑब्वियसली, और उनका कॉमन गोल था ताकि वो एक तरह की चीज पे काम कर सके। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये डेमोक्रेसी को कंप्लीटली तो नहीं दिखाता, है ना, लेकिन ये दिखा रहा है कि कैसे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को, यानी एक साथ डिसीजन लेने को, सबके ओपिनियन को वैल्यू देने वाली चीज हम एंशिएंट इंडिया के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस वैल्यू भी कही जा सकती है। अब हम आ जाते हैं बौद्ध संघ के ऊपर, जो कि मोनेस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो मोनेस्ट्री आपको पता है ना, गौतम बुद्ध ने क्या किया था? बौद्धिस्ट संघ को इस्टेब्लिश किया था, एक मोनेस्टिक कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया था। उसके अंदर आपके भिक्खु भिक्खुनी दोनों आ जाते हैं, कि मतलब
आपके जो मेल हो गए और फीमेल दोनों, भिक्षु और भिक्षुणी, दोनों चीज इसके अंदर, दोनों व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जब आपकी कोई मोनेस्ट्री होगी तो मोनेस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीजों को काम करने के लिए, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए ना। तो अब एक अथॉरिटी को ना चूज करके क्या किया गया, उन्होंने इंकरेज किया ओपन डिबेट को और डिस्कशन को अमंग मेंबर्स, की मतलब जो मेंबर्स हैं वो सभी लोग अपना ओपिनियन दें। ठीक है, तो ये देखो, इस वाले इमेज के अंदर देखो, एक मोनेस्ट्री की इमेज आपको देखने को मिल रही है जिसमें बहुत सारे मॉन्क्स आपके बैठे हुए हैं। बहुत सारे मॉन्क्स क्या कर रहे हैं, सबने देखो अपना हाथ उठाया हुआ है ना, बहुत सारों ने इसमें से, तो वो बेसिकली हाथ उठा के अपना कुछ ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हो, ठीक है, मेंबर्स अपने लीडर को चुन सकते हैं। ठीक है, और डिसीजन वर मेड थ्रू वोटिंग, जेन्युइन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थी, कि मतलब वोट दिए जाते थे और इस वोटिंग को वो क्या बोलते थे, ये वोटिंग थी सलका ग्रहण। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली बुद्धिस्ट संघ असेंबली के अंदर ये होता था, जिसके अंदर डिसीजन लेने से पहले ओपन डिस्कशन होता था और बेसिकली जो सलक होता था, सलक क्या होता था, एक छोटी सी स्टिक या फिर वोटिंग स्लिप की, या तो वो एक स्टिक हो सकती थी या फिर वो क्या हो सकता है, एक छोटी सी पर्ची हो सकती थी जिसके ऊपर वो क्या करेंगे, अपना ओपिनियन लिखेंगे, अपने लीडर का नाम लिखेंगे जिसको भी वो चुनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रहण क्या था, कि मतलब जो ग्रहण करने वाला वेसल था जिसके अंदर वो अपने ओपिनियन को डाल देते थे। ठीक है, चाहे वो उसकी भले ही पर्ची कुछ भी रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली वो अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका दिखाता है कि कैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर भी आपके इस तरह के डेमोक्रेटिक आइडियाज पनप रहे थे एंशिएंट इंडिया के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीजें खत्म क्यों हो गई, है ना। हम देखते हैं कि बाद में जाके महाजनपद पीरियड खत्म होता है तो आपकी बहुत सारे एम्पायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वो एम्पायर्स कैसे आए, जब ये डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड आते आते विमेन की कंडीशन क्यों खराब हो गई, काउंसिल्स क्यों खत्म हो गए, है ना। उन सब चीज के ऊपर ना जाते हुए हम बेसिकली बात करेंगे कॉलोनियल रूल के ऊपर। तो कॉलोनियल रूल में हम देखते हैं कि इन्वेजन्स हुए इंडिया के ऊपर, है ना। इन्वेजन्स की वजह से इंडिया का जो पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक था वो काफी ज्यादा बदल चुका था, डिसरप्ट हो चुका था। इवन दो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेजन की वजह से हुआ, उसके पहले भी हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर भी ये सारी चीजें खत्म होने लगी थी, है ना। ये डेमोक्रेटिक आइडियाज वगैरह खत्म होने लगे थे और आपके जो समितियां थी वो भी खत्म होने लगी थी, है ना। ऐसा नहीं था ये कंप्लीटली खत्म हो गई थी, लेकिन जो विमेन के राइट्स थे जो अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा थे वो खत्म हुए थे बेसिकली। ठीक है, तो 19th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ज्यादातर हिस्से को क्या कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले आए थे वो लोग और उसको कॉलोनाइज कर लिया था। जो फॉरेन रूल था उसकी वजह से इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो क्या हुआ, हैम्पर हुआ, और लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो भी क्या हुआ, कम हो गया, बिकॉज वो पहले ज्यादा पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेटिक आइडियाज अमंग द पीपल। और जो जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल था, जो अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी वजह से जो आपके डेमोक्रेटिक आइडियाज थे वो वापस से मजबूत होने लगे और लोगों को स्वराज की या सेल्फ रूल की जो भावना थी वो उनके अंदर वापस से जीवित हो गई। वापस से वो अपने रूल के लिए क्या करने लगे, एफर्ट डालने लगे और अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करने लगे। तो अब हम देखते हैं, आपको पता है कि 1947 15 अगस्त को इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी, लेकिन उससे पहले ही जुलाई अगस्त 1946 में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हुए थे इंडिया के अंदर। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए थी, ताकि इंडिया अपना क्या कर सके, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, अपना एक संविधान बना सके। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को हमने देखा कि आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को आजादी मिली। और 26 नवंबर 1949 बेसिकली 2 साल 2 years 11 month एंड 17 या 18, है ना। बेसिकली 18 माना जाता है लेकिन आप 17 या 18 याद रखो, है ना। तो उतना टाइम लगा आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए और उसको अडॉप्ट किया गया हमारा 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को उस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने कंप्लीटली क्या किया, लागू कर दिया कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये हम देखते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एंड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जा रहा है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कोई किताब लिविंग है, जीवित है। जीवित तो क्या होता है, सिर्फ आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब चीजें लिविंग होती हैं। क्या कोई कॉपी लिविंग हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन क्यों बोला गया है आपके डॉक्यूमेंट को या आपके संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का भी जो रोल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जैसे हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत बड़ी थी, है ना, अराउंड आपके 289 मेंबर्स थे इसके अंदर। तो हम देखते हैं कि जो बी.आर. अंबेडकर हैं
उनका रोल या फिर उनको फाउंडर क्यों बोला जाता है या फिर उनको मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, जब इतनी बड़ी समिति थी, है ना, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कि उसके लिए आपको नेशन वाइड चुनाव भी कराने पड़े। तो बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर बहुत सारी कमिटीज थी, उन कमिटीज के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है, या इसको हिंदी में मसौदा भी बोलते हैं, मसौदा समिति करके बोला जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी उसके चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसके अंदर कितने लोग थे, मात्र 7 लोग थे। तो बेसिकली इस ड्राफ्टिंग कमिटी का क्या काम था, इसका काम था कि आपका जो फाइनल ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको तैयार करना, कि मतलब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी तो क्या होता था, उनमें डिबेट्स होते थे, वो अपने आइडियाज प्रेजेंट करते थे, लेकिन क्या वो सभी लोग मिलकर लिखते रहे होंगे, नहीं ना, किसी का तो काम रहा होगा कि उन सारी चीजों को, उन सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन से जो कोर आइडियाज या कोर डिसीजन निकल के आए हैं उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, है ना। तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम ही आपका ड्राफ्टिंग कमिटी का था, है ना। और इसी वजह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर को बोला जाता है कि ही इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की उन्होंने बात भी करी, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, बिकॉज हम देखते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से अपने अकॉर्डिंग क्या किए हैं, चीजों को उठाया है ना। उन सारे सोर्सेस के ऊपर ना जाते हुए हम बेसिकली ये समझते हैं इससे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो ऐसे एफर्ट्स डाल रहे थे ताकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो सके, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन सके जो सभी कंट्री के यूजफुल आइडियाज को अपने अंदर ला सके और इंडियन नीड्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सके, चेंज कर सके। तो इस सब तरह के डिस्कशंस उसके अंदर ऑलरेडी हो रहे थे, और इन सबको क्या किया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक फाइनल रूप प्रोवाइड किया थ्रू हिज ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट वाले टॉपिक के ऊपर, कि मतलब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिजिड लीगल कोड नहीं है, कि मतलब ये रिजिड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक जैसा रहेगा, है ना। इट इवॉल्व्स थ्रू लॉफुल अमेंडमेंट्स, कि आपके अमेंडमेंट वगैरह की मदद से क्या होता है, ये इवॉल्व होता है या बदलता है। जैसे पोकेमॉन कोई देखता होगा तो उसमें आप देखते हो ना, मेरा छोटा भाई देखता है तो वो पोकेमॉन देखता है, तो उसमें आपका जो वो होता है जो भी उसका क्रीचर होता है वो क्या करता है, इवॉल्व हो जाता है आफ्टर सम टाइम, उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं, है ना। वो जरूरत के हिसाब से, मान लो उसका जो मास्टर है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई तो वो खुद को इवॉल्व कर लेगा, ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेंडमेंट कर दो, उसके अंदर आप सुधार कर दो, कोई नया लॉ ला दो, उसके थ्रू आपका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन समय के अकॉर्डिंग बदलता चला जाएगा। तो अब इससे एक नया सवाल ये पैदा होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बदल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली नहीं बदल सकता, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहेगा, उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन उसके अंदर आप अमेंडमेंट लेके आ सकते हो। तो आर्टिकल 368 जो है वो क्या करता है, अमेंडमेंट के लिए आपको प्रावधान देता है वाइल प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल वैल्यूज। जो आपका फंडामेंटल वैल्यूज है उसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ क्या करेगा, उसको बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आपका क्या है, अश्वत्थामा है जो कभी नहीं मरेगा, मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन उसके अलावा जो आपके हिस्से हैं उसके अंदर आप अमेंडमेंट ला सकते हो, और वो अमेंडमेंट लाने का काम कौन करता है, आपका पार्लियामेंट करता है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर आपका डिस्कशंस होता है, उसी को वही डिस्कशंस के थ्रू और उसी में वोटिंग के थ्रू आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट है उसको किया जाता है, ठीक है। पहले बिल आता है, फिर बिल वो बाद में जाके क्या बनता है, लॉ बनता है, ठीक है। तो अब हम चलो, तो मॉड्यूल नंबर 3 है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी का। अब प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली आप ये वर्ड शुरू से सुनते आए हो ना बचपन से, प्रिंसिपल्स ऑफ दिस, प्रिंसिपल ऑफ दैट, है ना। तो ये प्रिंसिपल का मतलब होता है बेसिकली कि बेसिक आइडियाज क्या हैं, या फंडामेंटल ऐसे कौन से आइडियाज हैं जिनके ऊपर आपकी डेमोक्रेसी वर्क करती है ना। उसके कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्या क्या हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अब हम मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर जानेंगे। तो सबसे वो पहले आ जाती है हमारी पॉपुलर सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का क्या मतलब होता है, देखो सोवेरेनिटी हिंदी में, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा होगा वो जानता होगा, उसको संप्रभुता बोलते हैं। सोवेरेनिटी का मतलब होता है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाला जो भी रीजन है ना, जैसे इंडिया है ना। तो इंडिया की एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर जो भी कानून बनाए जाएंगे वो कानून कौन बनाएगी,
इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएगी, है ना। वो गवर्नमेंट आपकी किसने चुनी है? हम रिप्रेजेंटेटिव्स ने, हमने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुने वही हमारे लिए लॉ बनाएंगे। तो बेसिकली सोवरेनिटी का मतलब होता है अपने लिए जो खुद से आप लॉ बना रहे हो, ठीक है, कि मतलब आपके लिए कोई दूसरा लॉ नहीं बनाएगा, आप खुद बना रहे हो। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब हुआ कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी किसके पास है? आपके लोगों के पास है, ठीक है। तो द स्टेट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, नॉट द अदर वे अराउंड। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो अपनी गवर्नमेंट चूज कर रहे हो, है ना, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हो, वो डिसीजन लेंगे, वो लॉ बनाएंगे, लेकिन वो लॉ बनाने की पावर उनको कौन दे रहा है? वो हम ही दे रहे हैं ना, आम जन दे रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा एक बहुत बड़े जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको आपने पावर दी थी, एज सिटीजन्स हमने उनको पावर दी, लेकिन जब हमको लगा कि वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? जो आम जन थे, जो स्टूडेंट्स थे, प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट करके वो पावर उनसे छीन ली। तो बेसिकली दिखा हमको क्या समझ में आता है इससे? कि जो हमारा सोर्स ऑफ पावर है वो भी सिटीजन है, और वो सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी से पावर दे सकते हैं, अपनी मर्जी से पावर छीन सकते हैं। यही तो आपका डेमोक्रेसी का कोर आइडिया है ना, कि अल्टीमेट सोर्स कौन है? पीपल है आपके, ठीक। आगे चलो। अब तो जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। नीचे कौन है? आपके सिटीजन्स है, जिनके पास ट्रू पावर है। उसके बाद उसके ऊपर कौन आती है? आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार बना सके, और वही सरकार क्या करेगी? आपकी पॉलिसीज बनाएगी और लॉज बनाएगी आपके आमजन के लिए। समझ गए? अब आप आ जाओ, हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की ताकत है वो कहां से आती है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की ताकत हमारे पास कैसे आती है? राइट टू वोट से आती है, वाया सीक्रेट बैलेट। कि आपको अपना ये नहीं बताना है कि हम ABC किस पार्टी को वोट दे के आए, आप अपने मर्जी से, अपने मन के अंदर, बिना किसी दूसरे को बताए वोट कर सकते हो, किसी के लिए भी अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर एक सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उसके पास राइट टू वोट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसी को आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हो, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर आइडिया आ जाता है रूल ऑफ लॉ का। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये आइडिया बेसिकली एक ब्रिटिशर थे, A.V. डाइसी नाम के व्यक्ति, उन्होंने दिया था। A.V. डाइसी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बता दिया। ये रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपके कंट्री के अंदर किसका रूल होगा, कौन रूल करेगा? आपका लॉ रूल करेगा, है ना। आपका जो संविधान है, जो कानून है आपके कंट्री का, वो रूल करेगा, ठीक है। तो ये क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये दो नए कॉन्सेप्ट आ गए कि मतलब ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ को भी इंश्योर कर रहा है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को भी इंश्योर कर रहा है। अब इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है रूल ऑफ लॉ? इट सेज कि नो वन इज अबव द लॉ, कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, आपके कानून के ऊपर कोई भी नहीं आता, ठीक है। नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, सब लोग बराबर हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे इस वाले में दिया गया है, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, कि मतलब कानून सबके लिए बराबर है। जिसमें आप देखोगे कि कोई आम सिटीजन है, कोई रिक्शा वाला है ना, कोई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति है, उसके पास भी उतने ही अधिकार है जितने आपके किसी एक MLA के पास है ना, उसके पास भी वही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कानून किसी एक को फेवर कर रहा है। आप देखते हो अक्सर ही कि पॉलिटिशियंस को जेल हो जाती है। अगर कानून से बड़े वो होते तो उन पॉलिटिशियंस को तो जेल नहीं होती ना, इवन दो वो कुछ इधर उधर की चीजें अपना के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनको भी जेल का डर तो रहता है ना, कानून का डर रहता है। तो ये दिखाता है कि कैसे लॉ सबके लिए बराबर है और उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं आता, ठीक है। अब इसी के अंदर आपके दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबसे पहले हम समझेंगे इक्वालिटी बिफोर द लॉ को। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। चाहे कोई रिच पर्सन हो, चाहे कोई पुअर पर्सन हो, है ना, कोई पावरफुल पर्सन हो, कोई पॉलिटिशियन हो, सभी एक तराजू पे तोले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है तो उसको सेम क्राइम के लिए डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। सेम क्राइम के लिए सेम लॉ है, ठीक है। कि अगर मर्डर किसी ने किया तो ऐसा नहीं कि A व्यक्ति को डिफरेंट सजा मिलेगी, B व्यक्ति को डिफरेंट सजा मिलेगी। सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो सजा चेंज हो सकती है, लेकिन सरकार उसको, जो आपका कानून है, एक ही नजरिए से देखेगा, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ का यही मतलब होता है कि लॉ के सामने सब लोग एक समान है, बराबर है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को क्या मिलेगी? इक्वल प्रोटेक्शन और फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके अंदर एक और चीज आती है,
इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं होता कि कोई वल्नरेबल व्यक्ति है उसको भी एक ही तराजू से तोला जाए और कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है उसको भी एक तराजू से तोला जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आप हो बहुत बड़े करोड़पति, लेकिन आपका फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा गरीब है, और आपने क्या किया, दोनों ने क्या किया, बाइक चला रहे थे, दोनों ने क्या किया, इलीगल काम किया, क्योंकि आप 18 साल से पहले तो नहीं चला सकते बाइक, तो दोनों ने रेड लाइट क्रॉस कर दी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उसको भी 50,000 का चालान लगेगा, कोई गरीब व्यक्ति है उसको भी 50,000 का चालान लगेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोल रहा है कि अगर कोई वल्नरेबल ग्रुप है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, या उसके लिए कुछ, उसके आपको फेयर ट्रीटमेंट करने के लिए उसको कुछ क्या करना है, कंसेशन देना है, तो उस केस में आप उसको प्रोवाइड कराओगे, है ना। कोई महिला है उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे, यही कहता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आप बोलते हो इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसीलिए बोला जाता है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये सबको एक तराजू से देखता है ना, कि चाहे कोई महिला है चाहे कोई पुरुष है, सब एक जैसे हैं। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ये आपका पॉजिटिव है ना, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि अगर किसी के पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको भी रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उनके लिए क्या करोगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे, या उसको आप क्या करोगे, उसको उसके लिए आप उस हिसाब से पनिशमेंट को लेके आओगे। तो डिस्प्यूट्स को आप कहां सॉल्व कराते हो, आप कोर्ट के अंदर सॉल्व कराते हो थ्रू प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नॉट फोर्स, ठीक है, कि मतलब आपका कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उसको आप कहां लेके जाओगे, कोर्ट के अंदर लेके जाओगे, और वो कैसे सुलझाया जाएगा, जो आपका लॉ है, जो कानून है, उसके मुताबिक सुलझाया जाएगा, ठीक है। और यही आपका जस्टिस को प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, और पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। कि मतलब डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का सपोर्ट, या डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का बिलीफ क्यों है, बिकॉज लोगों को यह पता है कि अगर उनके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है तो उसके अगेंस्ट वो कार्रवाई करने के लिए कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, जो उनको क्या करेगा, न्याय दिलाएगा। अगर वो न्याय दिलाने की जो बिलीफ है वो खत्म हो जाता है तो क्या वो डेमोक्रेसी रहेगी, ऑब्वियसली नहीं रहेगी, है ना। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, या फिर आपके जो मौलिक अधिकार है। तो हमारा जो संविधान है वो हमको बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, और वो 6 फंडामेंटल राइट बेसिकली क्या करते हैं, आपके फ्रीडम को, आपकी डिग्निटी को सेफगार्ड करते हैं, ठीक है, उनको बचाते हैं। तो आपका जो फंडामेंटल राइट है उनको पढ़ने से पहले आप बेसिकली, ये मीम क्या दिखा रहा है कि फंडामेंटल राइट को जानने से पहले आप कैसे हो, बिल्कुल क्लूलेस हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके संविधान के जो निर्माता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, उन्होंने आपको कैसे शक्ति प्रोवाइड की है। लेकिन जब आप उसको समझ जाते हो तो आपकी आंखें खुल जाती है, आपको पता चलता है कि अरे बाप रे, हमारे पास ये सारी चीजें भी अवेलेबल हो गई हैं। और ये जो आपका फंडामेंटल राइट होते हैं ये कोर्ट्स में इन्फोर्सिएबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मान लो आपको लग रहा है कि आपका कोई फंडामेंटल राइट के ऊपर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो उस केस में आप कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट को क्या किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। और वो रेमेडीज कैसे प्रोवाइड कराएगा आपका कोर्ट, आर्टिकल 32 और 226 के मदद से। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और हाई कोर्ट क्या जारी करता है, रिट्स जारी करता है, ठीक है, रिट्स। ये रिट्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे ये क्या होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, बेसिकली ये क्या करेगा कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आर्टिकल 32 बेसिकली आपको वो ठीक करके देगा, या उस प्रॉब्लम को सुलझा देगा, ठीक है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल आपका कहां से शुरू होते हैं, 14 से, जो कि आपका राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी है हमारा। फिर हमारा 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम है। फिर हमारा थर्ड नंबर पे आर्टिकल 23-24 के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कि मतलब आपको अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उससे बचने के लिए आप कोर्ट जा सकते हो। फिर आपके पास आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप अपने पसंद से, अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन चुन सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपका रिलीजन को मानने के ऊपर क्या कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको नहीं फॉलो करने दे रहा, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है। आर्टिकल 29-30 में क्या है आपके पास,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है कि मतलब अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह इस्टेब्लिश कर सकते हो। और आर्टिकल 32 आपको ऑलरेडी पता ही है, जो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि मतलब आपका जो अगर किसी फंडामेंटल राइट का आपको नुकसान पहुंचा है तो वो आपका किससे सॉल्व होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो आपका गवर्नमेंट है उसके अंदर पावर को कैसे बांटा गया है। जैसे हम देखते हैं ना कि इंडिया के अंदर पावर का सेपरेशन है, तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस को कौन मेंटेन करके रखता है, इसके अंदर हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस आती हैं और ये 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस आपकी एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को बनाती है। सबसे पहला है हमारा लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, आपके लिए लॉज बनाता है, और ये लॉज कहां बनते हैं, आपके पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। मतलब नेशन वाइड लॉज आपके पार्लियामेंट के अंदर बन रहे हैं और स्टेट के अंदर लागू होने वाले आपके विधानसभा के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बन रहे हैं। फिर आपकी एग्जीक्यूटिव आ जाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उसके एग्जीक्यूशन का काम करती है। जो आपने लेजिस्लेचर के अंदर लॉज बनाए उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो एग्जीक्यूशन का काम आपकी सरकार का होता है, मिनिस्टर्स का और एजेंसीज का, ठीक है। और फिर आपकी जुडिशियरी आती है। जुडिशियरी क्या करती है, लॉज को इंटरप्रेट करती है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्या करेगी, रिव्यू करेगी। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मान लो सरकार कुछ लॉ लेके आई कि जो आपके 12 से 15 साल के बच्चे हैं वो आज से फ्री फायर नहीं खेल सकते, सरकार ने लॉ बना दिया और एग्जीक्यूटिव ने क्या कर दिया, अब वो एग्जीक्यूटिव घर घर जाके सब बच्चों का मोबाइल चेक कर रही है कि कहीं किसी ने फ्री फायर तो डाउनलोड नहीं कर लिया, है ना। तो अब आपका जो जुडिशियरी है वो रिव्यू करेगी जो सरकार लॉ लेके आई है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वो बच्चों से उनके गेम खेलने का अधिकार को छीन तो नहीं रही। अगर मान लो उसको लगेगा कि हाँ ये अधिकार छीना जा रहा है बच्चों से, तो उस लॉ को क्या करेगी आपकी जुडिशियरी, खत्म कर देगी, उसको आपका इनवैलिड करार कर देगी और वो खत्म हो जाएगा आपका लॉ, ठीक है। तो ये 3 इंडिपेंडेंट जो आपके ब्रांचेस हैं वो इस तरह से काम करती हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आ जाओ तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या होती है, अपने सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल होती है, नॉट द अदर वे अराउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल हम लोगों को क्या लगता है, हमको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर, बल्कि ऐसा नहीं है। जो हमने सरकार चुनी है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो आपको आंसर करे, है ना। अगर मान लो कुछ अनफेयर हो रहा है कंट्री के अंदर, जैसे मान लो एज स्टूडेंट्स आपके स्कूल्स को बंद कराया जा रहा है ना, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस केस में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको जवाब दे, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वो जवाब नहीं देगी तो आप क्या करोगे, उनसे वो पावर छीन लोगे। इलेक्शंस, पब्लिक डिबेट एंड सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट लेट द सिटीजंस इवैल्यूएट गवर्नमेंट, है ना। इन सब तरीकों से ही आप गवर्नमेंट का इवैल्यूएशन कर पाते हो। और अगर आपको कुछ अनफेयर लगता है तो बेसिकली आप क्या करते हो, उनको हटा देते हो। जैसे इलेक्शंस में हम देखते हैं कि अगर मान लो ऐसा नेशन वाइड हमको लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उस गवर्नमेंट को आप क्या करो, सिंपली वोट ना दो, है ना, किसी और पार्टी को वोट दो ताकि वो सरकार बनाए। इसके अलावा आप क्या करोगे, पब्लिक डिबेट्स होंगी, उसके थ्रू भी आप अपने ओपिनियन को जाहिर कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हो अपनी सरकारों को। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जो 2005 में आया था, उसके मदद से हम देखते हैं कि जो सिटीजन्स हैं दे कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एजेंसीज। जो सरकारी एजेंसी है आप उनसे क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को निकालवा सकते हो। जिसका आप हमेशा न्यूज में देखते होगे ना कि आरटीआई एक्टिविस्ट फलाना ढमकना ने बोला कि ऐसे कर दो, आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये बोला वो बोला, है ना। तो ये आरटीआई एक्टिविस्ट कौन है, ये आरटीआई एक्टिविस्ट बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन जो उनको दिया गया है संविधान के द्वारा, उसका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, ठीक है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या करेगा, हर एक सिटीजन के पास राइट है टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिस से आपको डेटा निकलवाना है ना, तो उसको ट्रांसपेरेंसी को बेसिकली ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि आपके जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहे हैं ना। अब हम आ जाते हैं वॉच डॉग्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। तो देखो, वॉच डॉग्स ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट को इंश्योर करेंगे, है ना। अब इसके अंदर हमारे पास 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि सबसे पहला है हमारा कैग। कैग होता है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस, ठीक है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये देखता है कि जो आपकी सरकार है क्या वो पब्लिक मनी को ठीक तरीके से स्पेंड कर रही है या नहीं कर रही है।
फिर आ जाता है हमारा CIC। CIC है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये बेसिकली RTI एक्ट से ही जुड़ा हुआ है। ये मदद करता है सिटीजन्स को ताकि वो गवर्नमेंट से RTI एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन निकलवा सकें। थर्ड नंबर पे हमारा लोकपाल। लोकपाल क्या करेगा? लोकपाल आंदोलन हमने सुना था ना, अन्ना हजारे ने कितना ज्यादा इसके लिए काम किया था, वो अनशन पे भी बैठे थे तो लोकपाल बिल को पास करवाने के लिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। जो आपके पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेन पे काम करने के लिए कौन सा वॉचडॉग है? आपका लोकपाल है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमारा CVC, जो कि है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ये क्या करता है? इट वर्क्स टू प्रिवेंट करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में करप्शन ना हो, उसको रोकने के लिए ये बेसिकली काम कर रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम के ऊपर। जब हम इलेक्शन की बात ऑलरेडी कर रहे हैं, हम देखते हैं ना कि इंडिया के अंदर आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी पार्टी को चूज कर लो। इवन दो प्रोमिनेंट पार्टीज कुछ ही है ना, मुश्किल से 5-6 पार्टीज है प्रोमिनेंट जिनका आप नाम अक्सर सुनते रहते हो, लेकिन लोकल लेवल पे भी आपके पास इतनी ज्यादा पार्टीज है। कोई कुकर छाप है, कोई फलाना ढमकना कुछ भी छाप बना देते हैं। तो वो बेसिकली दिखाता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत सारे आइडियाज है, लेकिन नेशन क्या है? नेशन एक है। ये इंडिया की डाइवर्सिटी और इंडिया की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इनके डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट एजेंडाज होते हैं, है ना, और ये अलग अलग चीजों के ऊपर काम करती हैं। तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि आपकी इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, जो कि आपकी डाइवर्स वॉइसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। जिसके अंदर आप देखते हो कुछ ट्राइबल पार्टीज होती हैं, है ना, कुछ कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं। आप बहुत सारी CPI का नाम सुनते हो, आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो कुछ डिफरेंट आइडिया दिखा रही है। जो BJP है वो डिफरेंट आइडिया दिखा रही है ना। आपकी कांग्रेस है वो डिफरेंट आइडियाज दिखा रही है। तो बेसिकली ये अलग अलग वॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। द पार्टी और कोalition सिक्योरिंग मोर देन 50% ऑफ द सीट्स फॉर्म द गवर्नमेंट, कि कोई भी पार्टी या कोई भी कोएलिशन का क्या मतलब होता है? गठबंधन, जिसका आप नाम सुनते हो। गठबंधन बेसिकली मान लो आपके पास 100 सीट है, तो 100 सीट में आपको सरकार बनाने के लिए 51 सीट चाहिए ना। लेकिन मान लो आपको ऐसे 4 पार्टी थी जिसमें से मिला एक को 25 सीट, एक को 26 सीट, है ना, 25 26 51 हो गया ना, एक को 24 मिला और एक को आपका मिला कितना? 51 24 आपका 75 हो गया और बाकी 25। तो मान लो आपका इन दोनों पार्टी ने बेसिकली मिलके क्या किया? इन दोनों पार्टी ने आपका गठबंधन बना लिया और बोल दिया कि हम दोनों को मिलके 51 मिल गई, तो अब हम सरकार बना देंगे। तो इस तरह से आपका कोalition बनता है। तो अगर कोई पार्टी मान लो उसके पास ऑलरेडी 51 सीट आ गई, या कोई कोalition है जिन्होंने मिलके 51 सीट लाई, तो वो क्या करेगा? आपकी सरकार बनाएगा, ठीक है। और जैसे इस वाले में पंचायत सीरीज किसी ने देखा होगा, तो उसमें आप देख रहे थे ना कि वो 73 वोट से जीत जाता है। तो 73 वोट से प्रधान का चुनाव उसकी वाइफ जीतती है, तो बेसिकली वो क्या करता है? आप प्रधान बनती है उसकी वाइफ। तो यही आपकी डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर आप देखते हो कि एक इलेक्शन के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और उसमें से कोई एक कैंडिडेट जीतता है, और जो लार्जेस्ट अपोजिंग ग्रुप है वो क्या करता है? आपका ऑपोजिशन बन जाता है ना। वो क्या होता है कि मतलब वो वोट, चुनाव तो हार गया, लेकिन अब वो क्या बनेगा? ऑपोजिशन बनेगा। इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इलेक्शंस आपके इसी एक्ट के तहत करवाया जाता है। और इलेक्शन को करवाता कौन है? इलेक्शन को करवाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम आगे चल जाते हैं, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो बेसिकली आपके रूरल या लोकल लेवल के चुनाव है उनको कंडक्ट करवाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर। तो देखो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी कम्युनिटीज को क्या करे? उनके साथ उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। मस्ट प्रोटेक्ट ऑल कम्युनिटीज, भले ही उनका क्या हो, कास्ट कुछ भी हो, लोगों का जेंडर कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, या रीजन कुछ भी हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन सभी का इक्वल प्रोटेक्शन करता है, सबको बराबरी से प्रोटेक्ट करता है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली कुछ कम्युनिटीज के साथ आपकी इनइक्वालिटीज हुई हैं, जिनके साथ हम बोलते हैं मीन द रिसोर्सेज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली। तो अब उन इनइक्वालिटीज को डील करने के लिए, या उन समाजों को जो हाशिए के ऊपर है, उनको आगे लाने के लिए रिसोर्सेज को आप इक्विटेबली क्या करो? उनके बीच में डिवाइड करो। अब इसी में आता है आपका इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट।
इक्वालिटी। तो देखो इक्वालिटी का क्या मतलब हुआ कि सबको आप बराबरी से ट्रीट करो, है ना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, है ना। अब मान लो मैं हूं, मेरी उम्र 23 साल है, लेकिन आपके उम्र क्या है, 15-16 साल है। तो उस केस में अगर मैं बोलूंगा कि मैं 23 साल का हूं और आप 15 साल के हो, तो हमको सेम पेपर दो, हम एक जैसा पेपर को करेंगे। तो अब वो क्या, वो तो इक्वालिटी तो है, लेकिन क्या वो इक्विटी है? नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास आपसे ज्यादा नॉलेज है इस वाले सब्जेक्ट की या इस चीजों की, है ना। तो उस केस में अब इक्वालिटी तो हो रही है लेकिन इक्विटी नहीं हो रही, बिकॉज आपके पास अभी उन चीजों की नॉलेज नहीं है जो मेरे पास है ना। तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि आप सभी को बराबरी से ट्रीट करो, चाहे कोई छोटा बच्चा है चाहे कोई बूढ़ा आदमी है, सबको आप एक लेंस से देखो। लेकिन इक्विटी का मतलब है कि आप जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेज को बांटो। कि मान लो कोई, अब जैसे इस वाले इमेज में देखो, ये बहुत क्लासिक सी इमेज है इक्वालिटी और इक्विटी को समझाने के लिए, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये बड़ा आदमी है, लंबा सा आदमी है, ये क्या कर रहा है, ये आसानी से मैच देख सकता है यहाँ पे खड़ा होके, और ये बहुत छोटा बच्चा है, इसको ऑब्वियसली दिखेगा नहीं बाहर। तो इक्वालिटी के अंदर तीनों को एक जैसा डिब्बा दे दिया कि तुम सबको हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, तो तीनों देखो, तो इसको तो जरूरत नहीं है ना उस सपोर्ट की, तो और लेकिन इस वाले को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो बेसिकली इक्विटी के अंदर हम इसको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट देंगे बिकॉज इसको उस सपोर्ट की जरूरत है। तो इसका यही मतलब होता है कि आप समाज के अंदर, सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मान लो कोई ऐसी कम्युनिटी है जो अभी भी पीछे है, चाहे वो कोई ट्राइबल कम्युनिटी हो, है ना, तो उसको आप क्या करोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दोगे ताकि वो क्या कर सके, उस प्रॉब्लम से या उसके साथ जो प्रॉब्लम है उससे वो क्या कर सके, खुद को बाहर निकाल सके। आर्टिकल 46 इसी में बोलता है, स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस। ये आपका डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं बोला गया है कि क्या होगा, स्टेट क्या करेगा, आपका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का जो कि वीक है किसी भी वजह से, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, जिसके अंदर हम SC/ST एक्ट के बारे में भी अक्सर सुनते हैं न्यूज के अंदर। तो आपको पता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड कास्ट है, उनके साथ कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन समाज के अंदर किया जाता है, स्कूल्स में भी होता है ना। तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए उस सोशल इनजस्टिस से, यह भी सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। हाउ डज डेमोक्रेसी एक्चुअली वर्क, तो अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी आपके एक्चुअली वर्क कर रही है। तो वी नो डेमोक्रेसी मींस पीपल हैव अ से, हमको पता है कि लोगों का, हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि लोगों को अपने ओपिनियन देने की आजादी है, बट हाउ डज दैट एक्चुअली हैपन, ये एक्चुअली होता कैसे है। तो डेमोक्रेसी नीड्स different processes and institutions to turn people's participation into actual government। तो different processes और institutions हैं ताकि आप अपना opinion बेसिकली क्या करो, सरकार तक पहुंचा सको। तो उनके अंदर हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। सबसे पहले आ जाती है हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कानून कौन बना रहा है। तो कानून कौन बनाता है, हमने देखा था लेजिस्लेचर बनाता है, पार्लियामेंट आपका स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ किसके लिए बनाता है, कंट्री के अंदर, और स्टेट लेजिस्लेचर किसके लिए बनाता है, आपका स्टेट्स के अंदर, और लोकल बॉडीज आपका लोकल एरियाज के लिए, जैसे ग्राम पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए लॉज बना रही है, ठीक है। तो इसमें डेमोक्रेसी कहां से आई, डेमोक्रेसी ऐसे आती है क्योंकि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने कैसे चुना, अपने वोट के मदद से चुना, और वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, और इस तरह से आपका डिसीजन बनाएगा। तो इसके अंदर कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमको देखने को मिली, रिप्रेजेंटेशन की, बिकॉज आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ही लॉ बना रहे हैं, और डेलिब्रेशन की, और डिसेंट की मतलब मान लो आपको कुछ लॉ पसंद नहीं आया तो आप उसके अगेंस्ट अपना ओपिनियन जाहिर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ डू पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो बेसिकली सिटीजन्स क्या करते हैं, अपना वोट देंगे, और वो वोट क्या होगा, सबका बराबर होगा, है ना, एक समान सबके वोट की वैल्यू होती है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वो आपका रिप्रेजेंटेटिव से सरकार बनाएंगे आगे जाके। इसके अंदर कौन सा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, हमने देखा था ECI है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और इसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमको कौन सी देखने को मिली, पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। पार्टिसिपेशन कैसे, कि सभी लोग वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इक्वालिटी कैसे, बिकॉज सभी लोगों के वोट की वैल्यू एक जैसी है, ठीक है। एवरी एलिजिबल सिटीजन गेट्स एन इक्वल वोट, कि मतलब हर एक व्यक्ति जो वोट देने के एलिजिबल है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि व्यक्ति इंडिया का सिटीजन हो, 18 साल या उससे प्लस हो,
ठीक है, तो यही एलिजिबिलिटी है, सबके साथ एक जैसे। ऐसा तो नहीं है कि बोला गया है कि कोई एक स्पेसिफिक कास्ट या स्पेसिफिक रिलीजन वाले ही वोट दे सकते हैं। जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर आते हैं, तो व्हाट हैपेंस व्हेन लॉज और राइट्स आर वायलेटेड। तो कोर्ट क्या करता है उस केस में, उन डिस्प्यूट्स को एग्जामिन करता है और लॉ को अप्लाई करता है। ये किसमें मदद करता है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, जस्टिस प्रोवाइड कराता है आपको, और ये मेक श्योर करता है कि सभी लोग लॉ का फॉलो करें, सब लोग लॉ को पालन करें। इसके अंदर कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमको देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रूल ऑफ लॉ, जिसके बारे में आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। इक्वालिटी हमने देखा कि लॉ क्या करता है, सबको एक नजरिए से देखता है। और जस्टिस की सबको क्या करेगा, अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसको जस्टिस प्रोवाइड करेगा, और किसी को भी लॉ के ऊपर नहीं ट्रीट किया जाएगा, सभी लोग लॉ के आगे समान होंगे। ठीक है, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस देखो, तो क्या सिटीजन सिर्फ वोटिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, है ना। वो क्या कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिविल सोसाइटीज के थ्रू, पब्लिक डिबेट और डिस्कशन के थ्रू, और पीसफुल कैंपेन्स और मूवमेंट चला के भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपके इसके अंदर कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, आपको एक्सप्रेशन, अपना मतलब ओपिनियन देने का, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है। इसके अलावा डिबेट करने की फ्रीडम है, डिस्कशंस करने की फ्रीडम है। तो डेमोक्रेसी नीड्स सिटीजन हु स्पीक, क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेट। डेमोक्रेसी कब मजबूत होगी, जब आपके पास ऐसे सिटीजन्स होंगे जो क्या कर सकेंगे, अपने ओपिनियंस को बोल सकेंगे, और क्या करेंगे, सरकार से सवाल पूछ सकेंगे, और डिस्कशंस कर सकेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के अंदर हम आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट को चेक कौन करता है कि गवर्नमेंट कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट के पास पावर तो है, लेकिन इसकी पावर को भी चेक करना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें से हम 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, कैग था, जो कि आपका गवर्नमेंट कितना पैसा कैसे स्पेंड कर रही है उसको देखता है। फिर हमने देखा CIC था, जो कि क्या कर रहा था, इंश्योर कर रहा था एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जो क्या इंश्योर कर रहा था, राइट टू इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फिर हमने लोकपाल देखा, लोकपाल क्या करता है, इट डील्स विद करप्शन कंप्लेन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक ऑफिशियल। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमने देखा, वो क्या कर रहा था, हेल्प्स प्रिवेंट एंड एड्रेस करप्शन इन गवर्नमेंट, कि सरकारी ऑफिसेज के अंदर या सरकार के अंदर कैसा करप्शन वगैरह को रोकने की कोशिश करता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज इसके अंदर कौन सी हमको देखने को मिल रही है, तो बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो हम देखते हैं कि दोज हु एक्सरसाइज पावर मस्ट बी आंसरेबल फॉर इट, कि मतलब जिनके पास भी पावर है उनको क्या करना चाहिए, आंसर करना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। टुवर्ड्स होम, टुवर्ड्स सिटीजंस, बिकॉज सिटीजंस आर द वन जो उनको चूज करके लेके जा रहे हैं, जिसका आपने सबसे बड़ा और सबसे फेमस एग्जांपल अभी देख लिया धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के अंदर। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम आ जाते हैं, तो क्या सारी पावर्स हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है? नहीं, पावर क्या है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर। हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, बहुत सारी पावर आपकी स्टेट, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भी दी गई है। ठीक है, तो पावर आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी दी गई है, क्योंकि वो लोकल प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज में हम देखते हैं ग्राम पंचायत एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अर्बन एरिया में हम देखते हैं म्युनिसिपैलिटीज हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली इन लोकल गवर्नमेंट्स के साथ अपनी पावर को शेयर करता है। तो डिसीजंस दैट सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स बेटर, तो ये ऐसे डिसीजन लेता है जो आपकी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसके अंदर हम डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या देखते हैं, ये वैल्यू देखते हैं कि आपके ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा गांव का व्यक्ति कैसे पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए मुश्किल होगा ना अपने ओपिनियन को उतने आगे तक पहुंचाना। तो लेकिन लोकल गवर्नमेंट के अंदर अपने आसपास के लॉज के लिए वो अपना ओपिनियन दे सकता है उन पंचायत के अंदर। ठीक है, हम आ जाते हैं फेडरलिज्म के अंदर। फेडरलिज्म में देखते हैं कि हु गेट्स द पावर टू मेक डिसीजन। तो पावर हम देखते हैं ऑलरेडी किसके बीच डिवाइडेड है, आपका मल्टीपल लेवल्स के अंदर, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट भी है। इस वाले इमेज में लोकल गवर्नमेंट रह गई थी। लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, जिसके बारे में आपने डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर देखा। हर एक पावर के ऊपर या फिर हर एक लेवल के ऊपर अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, सेंट्रल के अंदर जैसे कि लेट्स से डिफेंस रिलेटेड लॉज बनाता है, फॉरेन अफेयर्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेंसी हो गया, रेलवेज भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, कम्युनिकेशन वगैरह आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं क्या क्या है, पुलिस है, हेल्थ है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सर्विसेज एंड मोर। जो छुटपुट हो गया आपका छोटा मोटा, वो किसके अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर। और एक कॉन्करेंट भी होता है,
कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर जो आपके ऐसे एरियाज हो गए जिसके अंदर दोनों लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि फेडरलिज्म प्रिवेंट्स ऑल पावर फ्रॉम बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड एंड वन लेवल, की सिर्फ एक लेवल के पास पावर नहीं है, मल्टीपल लेवल्स के पास, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपकी दोनों के पास पावर आ जाती है सेम टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने के लिए, ठीक है। इसका एक बार फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हमने, प्रोसेसेस देखी, इलेक्शंस देखा, इलेक्शन के अंदर क्या था, लोग चूज कर रहे थे, फिर हमने लेजिस्लेचर्स देखा, लेजिस्लेचर के अंदर लॉ बनाया जा रहा था, फिर कोर्ट्स देखा, कोर्ट्स क्या कर रहा था, जस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहा था, बेसिकली आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रहा था और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर आपने देखा पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर हो रहा था, तो लोगों के पास वॉइस थी, लोग अपना ओपिनियन जाहिर कर रहे थे। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर हो रही थी, तो गवर्नमेंट को आप चेक कर रहे थे कि वो सब कुछ ठीक ठाक से कर रही है कि नहीं। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमने देखा कि जो पावर है वो लोकल लोगों तक भी कैसे पहुंच रही है, और फेडरलिज्म के अंदर हमने देखा कि कैसे पावर को शेयर किया गया है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, और ये सब मिलके ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इंश्योर करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाती है। अब हम आ जाते हैं हमारे रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी के ऊपर। तो मीडिया आप बचपन से सुनते आए हो ना, मीडिया को आप बोलते हो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो लेकिन ये सिर्फ मीडिया नहीं है, ये मीडिया फ्री होना चाहिए, फ्री मीडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मीडिया कुछ भी अंट शंट बोले जा रहे हैं, आप उसको डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर का नाम दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या करता है, वो ये करता है कि लोगों को इंफॉर्म रखता है ऑफ डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, और आपके कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम आपका मीडिया का है। इट सर्व्स एज अ वॉइस ऑफ मासेस रेजिंग पब्लिक इश्यूज। और ये क्या काम करता है, जो एक्चुअल मीडिया है, जो फ्री मीडिया है, वो आपके आम जन की वॉइस को, जो सिटीजन्स है उनकी वॉइस को, और जो पब्लिक इश्यूज हैं उनको आगे पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब मान लो कोई मीडिया है आपका, इंडियन मीडिया को इसीलिए तो इतना क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो आम जन के इश्यूज को नहीं बताता, वो क्या करता है, सिर्फ गवर्नमेंट के को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके न्यूज चैनल्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, इन सब की मदद से दे हेल्प रिजॉल्व इश्यूज थ्रू अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म्स, ठीक है, और बेसिकली उन इश्यूज को आगे लाने का काम कर रहे हैं। इसी की वजह से मीडिया को आप क्या बोलते हो, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हो, बिकॉज ये बेसिकली आपका प्रोवाइड कर रहा है वॉइस। अब हम आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है हमारी, जिसके अंदर हम देखते हैं सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ज्यादातर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। इस केस में क्या कर सकते हो आप, सभी लोगों के ओपिनियन को कंसीडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको रिप्रेजेंटेटिव्स के ओपिनियन लेना जरूरी है, जो कि बेसिकली इनडायरेक्टली किसका ओपिनियन देते हैं, जनता का ही तो ओपिनियन देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया आपका स्विट्जरलैंड। अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, जो ज्यादातर कंट्री के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो डायरेक्टली गवर्न नहीं कर रहे, ठीक है। हम खुद से डायरेक्टली तो गवर्न नहीं कर रहे हैं ना, गवर्न करने का काम किसका है, उन रिप्रेजेंटेटिव्स का जिनको हमने चुन के भेजा है, ठीक है। और पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं ताकि इन रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल ठहराया जा सके। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने एक बार किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया और वो जिंदगी भर के लिए बस आपके लिए लॉ बना के रख रहा है, ऐसा तो नहीं होता। उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस होते हैं और आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा से चुन सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू ऑल द पीपल, की मतलब सभी लोगों के प्रति गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, और इसका एग्जाम्पल आपका इंडियन डेमोक्रेसी हो जाती है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के दो पार्ट्स हो जाते हैं, जिसके अंदर है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये याद रखना, ये अलग हिस्सा नहीं है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव का ही हिस्सा है। रिप्रेजेंटेटिव के दो पार्ट हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ठीक है। इंडिया के अंदर कौन सी है, पार्लियामेंट्री है, सिंपल। प्रेसिडेंशियल, चलो
तो देखो, पार्लियामेंट्री के अंदर हम देखते हैं मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, कि मतलब एग्जीक्यूटिव के मेंबर आपके लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। बिकॉज हमने देखा ना कि आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आ जाती है, सरकार आ जाती है आपकी, है ना, और ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, ये सब आते हैं। और लेजिस्लेचर के अंदर कौन होता है, आपका पूरा पार्लियामेंट होता है। तो आपके पार्लियामेंट का हिस्सा जो लोग हैं, वो मिनिस्टर्स जो हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो है ना, या फिर आपके एमएलएज ही तो हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो वो इस तरह से आपके एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी बन जाते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, आपकी लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है। जिसके अंदर आप देखते हो, अक्सर आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो होती हैं, उसके अंदर हम देखते हैं ना कि जो ऑपोजिशन लीडर हो गया या कोई भी व्यक्ति हुआ, ऑपोजिशन का कोई मेंबर हो गया, वो सवाल पूछता है आपके फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए से, और वो बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो उनको जवाब देना पड़ता है, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो आपका लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है। ठीक, पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर बट नॉट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली। आप क्या करते हो, आप एमएलएज एमपीज चुनते हो, लेकिन एग्जीक्यूटिव तो आप डायरेक्टली नहीं चुन रहे ना। एग्जीक्यूटिव चुनने का काम किसका होता है, हाउस का काम होता है ना, जो भी आपका कोएलिशन या जो भी पार्टी है वो आपके मिनिस्टर्स वगैरह को चुनती है, तो वो लोग आपका एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनते हैं। लेकिन आप किसको चुन के भेजते हो, आप लेजिस्लेचर को चुन के भेजते हो। ये आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, इंडिया और कनाडा का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एग्जांपल हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के ऊपर। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट है, वो एक जैसी नहीं है। जो प्रेसिडेंट है उसको डायरेक्टली कौन चुनते हैं, लोग चुनते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो आपका हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन आपका वो नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन होता है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव तो नहीं करते ना, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव करते हो, या आप चीफ मिनिस्टर के लिए चुनाव नहीं करते, आप किसके लिए, एमएलए के लिए चुनाव करते हो। ठीक है, लेकिन आप प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अंदर देखते हो कि हेड ऑफ स्टेट का चुनाव डायरेक्टली आम जन करते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल नॉट द लेजिस्लेचर। और जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर को जवाब नहीं देगा, वो जवाब किसको देगा, आम जन को देखेगा और देगा। और ये एग्जांपल आपका कहां का हो जाता है, यूएसए का हो जाता है, जो कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का है। ठीक है, तो अब देखो अलग अलग कंट्रीज में कैसे अलग अलग टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हमको देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमारे पास 5 कंट्रीज का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमारा इंडिया की बात करते हैं हम। तो इसके अंदर कौन सी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव है, और रिप्रेजेंटेटिव का भी कौन सा टाइप है, पार्लियामेंट्री है, जो कि सेम टाइप हमारा कनाडा के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखो आपका हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हेड ऑफ स्टेट होता है कि जो फर्स्ट सिटीजन हो गया, लेकिन रियल पावर किसके पास एग्जिस्ट कर रही है, गवर्नमेंट की। सरकार की असली पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है, और इसके की फीचर्स क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम हमको देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न है, और फेडरलिज्म इसका एक की फीचर हो जाता है। सेकंड नंबर पे कनाडा है। कनाडा में हम देखते हैं गवर्नर जनरल होता है आपका हेड ऑफ स्टेट। और वो गवर्नर जनरल कहां से आ रहा है, बताओ, ये एक फन फैक्ट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। गूगल पे सर्च करना, हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर आपका आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, बेसिकली वही रूल बना रहे हैं। और इसके की फीचर्स भी क्या है, फेडरलिज्म है और मल्टी पार्टी सिस्टम है। फेडरलिज्म का जो आइडिया है ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कनाडा से ही लिया गया था। ठीक है, थर्ड नंबर पे है हमारा यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंदर हम देखते हैं 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हमको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है ही, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, क्योंकि वहां किंग और क्वीन का रूल है ना, अभी तो किंग है वहां। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट वहां कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट है आपका मोनार्क, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और वहां का की फीचर क्या है, वहां का की फीचर ये है कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे के लिए भी याद रखना। और मल्टी पार्टी सिस्टम हमको वहां भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आ जाता है स्विट्जरलैंड के ऊपर। स्विट्जरलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और बेसिकली हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट आपको प्रेसिडेंट ही देखने को मिलता है। बेसिकली हेड ऑफ स्टेट आपका प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, फेडरल काउंसिल है। एक काउंसिल होती है मल्टीपल लीडर्स की, जो आपका लॉज बनाती है। फिर इसके अलावा इसके की फीचर्स क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और मल्टीपल पार्टीज। देन वी कम टू यूनाइटेड स्टेट, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया कैसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी। और यहाँ पे आपका हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही होता है, और वो एक कौन है, प्रेसिडेंट होता है। और वहां का भी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न है,
और पार्टी सिस्टम कैसा है, दो टाइप ऑफ पार्टी आपको देखने को मिलती है। नाम बताओ, एक डेमोक्रेटिक है और दूसरी का नाम आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। अब हम आ जाते हैं इंडिया की लिविंग डेमोक्रेसी के ऊपर, बिकॉज हमने देखा ना कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी बड़ी है, तो इसको लिविंग डेमोक्रेसी बेसिकली क्यों बोला जा रहा है। तो इंडिया जो है, इंडिया डेमोक्रेसी का स्केल, डेप्थ और इंक्लूसिवनेस देखो तो इंडिया में आपका ऑन एन एवरेज 25 लाख लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्लियामेंट में मेंबर जाता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू 2019 का डेटा है, ठीक। फिर हम देखते हैं 22 लैंग्वेजेस हैं। इलेक्शन को हम देखते हैं 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अंदर प्लस सेवरल अदर लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं, जिसके अंदर वो पोलिंग स्टेशंस हमको रिमोट माउंटेन्स, डेजर्ट्स और फॉरेस्ट आइलैंड हर जगह देखने को मिलते हैं। 2800 से भी ज्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जो दिखाता है कि इंडिया के अंदर सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। बिकॉज आपका अलग अलग वॉइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पार्टीज हमको देखने को मिलती हैं। यूनिक पोलिंग स्टेशंस देखो इंडिया के अंदर, तो पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो ऐसे रीजन जहां पे बहुत ज्यादा रिमोट हैं, वहां का टेरेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उन जगहों पे भी हमको देखने को मिलता है। माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, हर जगह फंक्शनिंग पोलिंग बूथ्स को बनाया जाता है ताकि हर जगह इलेक्शंस को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके, कंडक्ट कराया जा सके। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि सिर्फ एक वोटर के लिए, है ना, सॉलिटरी वोटर के लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है ताकि उस व्यक्ति को भी आसानी से वोट दिया जा सके। ये सब चीजें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, ये दिखाता है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है इस चीज को लेके, ताकि हर एक सिटीजन क्या कर सके, वोट दे सके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन सके, वो कितना ज्यादा है ना, कितना भयंकर कमिटमेंट होने की जरूरत है ताकि आपका ये मतलब एक व्यक्ति के लिए आप पोलिंग स्टेशन बना रहे हो, तो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा भयंकर कमिटमेंट है ताकि सब लोग उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन सके, ठीक है। अब हम इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर आपकी यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है और लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। इसको हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी का एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास 2 केस स्टडी है। सबसे पहली है हमारी जेठीपुरा ग्राम पंचायत की, जो कि सबरकंठा गुजरात के अंदर है। ये आपका डेमोक्रेसी एट विलेज लेवल का एग्जांपल है कि मतलब ग्रास रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन कर रही है। ये जो ग्राम पंचायत है, इट प्रमोटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा। अब ये एक्टिव पार्टिसिपेशन उसने कैसे प्रमोट किया, और इसी वजह से इसको क्या किया गया था, दिया गया था नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी दिया गया था 2019 के अंदर। तो इसके की फीचर्स को हम समझेंगे। तो जेठीपुरा ने बेसिकली किया क्या, तो इट इंश्योर्ड इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ ग्राम सभा, कि ग्राम सभा को अच्छे से इफेक्टिवली कंडक्ट कराया जा सके। आपके मीटिंग्स, डिसीजंस का उसने क्या किया, मेंटेन किया प्रॉपर रिकॉर्ड को, कि मतलब कब कौन सी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। स्पेशल ग्राम सभा को भी ऑर्गेनाइज कराया गया। मान लो कुछ जरूरत हुई अचानक से, उस केसेस में स्पेशल ग्राम सभा ऑर्गेनाइज कराई गई। आपके एजुकेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए और जनता के वेलफेयर के लिए टाइम टू टाइम एक्शन लिए गए, और महिला सभा को भी कंडक्ट कराया गया ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर किया जा सके और उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें डेमोक्रेटिक इसको क्या बनाता है, तो डेमोक्रेटिक ये बनाता है कि आपके पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया गया, जिसके अंदर हमने देखा कि आपके जो सिटीजन्स थे उन्होंने एक्टिवली इन डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया, इन ग्राम सभा के अंदर पार्टिसिपेट किया। इंक्लूजन कैसे हुआ, कि जो आपके स्केड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, स्केड्यूल्ड ट्राइब के लोग थे, विमेन थी, उनको इनकरेज किया गया ताकि वो इसका हिस्सा बन सके, इसमें पार्टिसिपेट कर सके। देन वी कम टू कोरम। तो ये कोरम का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है। कोरम बेसिकली ये बोलता है कि इनफ मेंबर्स वर प्रेजेंट फ्रॉम ग्राम सभा मीटिंग्स टू फंक्शन प्रॉपरली, कि मतलब इसमें कॉन्टिन्यूअसली कोरम को मेंटेन किया गया ताकि सभी लोगों को क्या मिल सके, सभी लोग बेसिकली जब इनफ मेंबर्स आपके अवेलेबल होंगे तभी आपका ग्राम सभा काम करेगी और वहां पे डिस्कशंस होंगे। एंड देन वी कम टू अकाउंटेबिलिटी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लोकल अथॉरिटीज हैड टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द पीपल, कि आम जन की जो जरूरतें थी, उनके कंसर्न्स थी, उनके प्रति लोकल गवर्नमेंट ने या फिर लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्टिन्यूअसली आपका रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराया। आगे चलते हैं हम वुमेन फ्रेंडली पंचायत के ऊपर।
विमेन फ्रेंडली पंचायत हमको देखने को मिलती है साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत, जो कि आपकी त्रिपुरा के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है उसके ऊपर हम समझेंगे। इट फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ स्पेशली विमेन, बिकॉज इसने क्या किया, आपकी जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए काम किया। और इट promoted women's participation in decision making and it provided support for health sanitation and livelihood, कि महिलाओं के हेल्थ के लिए, उनके सैनिटेशन के लिए और लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए भी इसने काम किया था। ठीक है, तो हाउ डज इट एम्पावर वुमेन, इसने विमेन को कैसे एम्पावर किया, क्या क्या चीजें ऐसी की जिससे विमेन एम्पावरमेंट हुआ। तो बेसिकली इसने क्या किया, कम्युनिटी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराया और क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट किया। और हम देखते हैं विमेन पार्टिसिपेटेड, विमेन को आपके लोकल डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने में मदद की और आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी उनको इफेक्टिवली आपका इंप्लीमेंट किया। इन सब वजह से ये क्या हुआ, इसने विमेन को एम्पावर करने में मदद की। और ये आपके डेमोक्रेसी का एग्जांपल कैसे बन जाता है, बिकॉज इसने कौन कौन सी चीजें, जो चीजें आपने वहां देखी जेटीपुरा के अंदर, वही चीजें यहाँ पे अभी आपको देखने को मिली। पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया कि विमेन अब डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सके, क्योंकि आप देखते हो ना ट्रेडिशनली विमेन को डिसीजंस वगैरह लेने की अनुमति नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज को इसने क्या किया, खत्म किया। और इंक्लूजन को किया कि मतलब इंक्लूजन वाली भावना भी आई। हम देखते हैं कि विमेन की जो जरूरतें थी उनको लोकल गवर्नेंस के अंदर आगे उठाया गया और उनको इंश्योर किया गया कि उनका रिजल्ट निकल सके। फिर रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर आ जाते हैं। जो पंचायत थी उसने आपके आम जन की लाइफ को, जो आम जन की लाइफ को अफेक्ट करने वाली चीजों से क्या किया, उनको ठीक किया। ठीक है, कि मतलब जो आम जन की लाइफ जिन चीजों से अफेक्ट हो रही थी उन चीजों को उसने बेहतर किया, उसको सुधार किया। और देखते हैं रिकॉग्निशन, बिकॉज इसको आपका नेशनली विमेन फ्रेंडली पंचायत के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, बिकॉज इन सब एफर्ट्स के लिए इसने काम किया था। ठीक है, ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे विमेन एंड डेमोक्रेसी के ऊपर। चलो, तो हमने लोकल गवर्नमेंट के अंदर त्रिपुरा वाले एग्जांपल के अंदर देखा ना कि कैसे विमेन लोकल पंचायत के अंदर हिस्सा ले रही थी। तो अब ऐसा क्यों हो पाया, ठीक है, उसके बारे में हम इस मॉड्यूल के अंदर बात करेंगे। तो विमेन एंड राइट टू वोट के ऊपर आ जाओ, तो अदर कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं जैसे कि वुमेन को बहुत लंबे समय तक बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था ताकि उनको वोटिंग का राइट मिल सके। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हम देखेंगे ब्रिटेन का एग्जांपल। विमेन को आपका 1928 के अंदर वोटिंग का राइट मिला था, जो कि एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद उनको मिला। यूएसए के अंदर 1920 के अंदर मिला, और ये डेकेड्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट के बाद उनको देखने को मिला था। लेकिन जब हम इंडिया के ऊपर आते हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत सभी व्यक्ति को, सभी सिटीजन्स को क्या किया गया था, शुरू से ही वोटिंग का राइट दे दिया गया था, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा 1950, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, तब विमेन और मेन को इक्वल वोटिंग राइट इमीडिएटली दे दिए गए थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था आपका, 26 जनवरी 1950 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपने देखी थी ना, जिसके अंदर कितने मेंबर थे, 299 मेंबर थे। और जब ये साइन किया गया था उसके अंदर साइन करने वाली 15 फीमेल्स भी थी। ठीक है, ये याद रखना, 299 मेंबर थे और साइन जब किया गया था उसके अंदर 15 महिलाओं ने भी इसके अंदर साइन किया था। इंडियन विमेन डिड नॉट नीड प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल और प्रोटेस्ट टू सिक्योर वोटिंग राइट। विमेन को ऐसा कोई बैटल नहीं लड़ना पड़ा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, उनको शुरू से वोटिंग राइट दे दिया गया था। लेकिन राइट टू वोट अलोन डजंट गारंटी इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि राइट टू वोट दे दिया, इसकी वजह से अब सभी महिलाओं को इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिल रहा है एज कंपेयर टू मेन, है ना। क्योंकि हम देखते हैं पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप में ज्यादातर कौन है, मेन है। ठीक है, तो इसी वजह से हम देखते हैं लोकल बॉडीज के अंदर विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया था। आर्टिकल 243D जो है वो बोलता है कि हर एक पंचायत के अंदर 1/3 से ज्यादा विमेन को क्या किया जाए, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। कि मतलब मान लो आपकी 99 सीट है तो उसमें कम से कम 33 सीट आपकी किसके पास हो, विमेन के पास हो। जैसे आपने पंचायत में देखा था तो फुलेरा ग्राम सभा कैसी थी, फुलेरा ग्राम सभा में भी तो महिला रिजर्व सीट थी ना, वो भी, जिसके अंदर आपकी पहले मंजू देवी प्रधान बनी थी, बाद में दूसरी प्रधान बनी। तो बेसिकली ये दिखाता है कि लोकल गवर्नेंस के अंदर भी आपकी आम महिलाओं को कैसे, मतलब सरकार ने या फिर संविधान ने इंश्योर किया गया है आर्टिकल 243D के तहत कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ठीक है, 21 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं
जो कि इससे भी आगे बढ़ गई। उन्होंने बोला कि हम 33% नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर आधी सीट दे देंगे महिलाओं को, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है याद रखने के लिए। आर्टिकल 243T बोलता है आपका कि नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एवरी म्युनिसिपैलिटी। तो हर एक म्युनिसिपैलिटी में 1/3 से कम नहीं, ज्यादा होना चाहिए रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। तो पंचायती राज में क्या देखा हमने, आर्टिकल 243D किसकी बात कर रहा है, रिजर्वेशन इन पंचायत, और 243T किसकी बात कर रहा है, टी आपका बात कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटी की, ठीक है। तो एज ऑफ 2023 17 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी ने अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर महिलाओं को 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट मॉड्यूल के ऊपर, सॉरी लास्ट सेकंड है ये, चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी के सामने हमको देखने को मिलते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे इलिटरेसी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड इनइक्वालिटी। तो इलिटरेसी की वजह से क्या होता है कि लोगों को अपने इश्यूज और अपने राइट्स को पता ही नहीं होता, कि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पास क्या राइट्स हैं और उन राइट्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इश्यूज को रिजॉल्व कराने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि फेक न्यूज के तहत स्पेशली ऑन सोशल मीडिया आपका एक मेजर और ग्रोइंग कंसर्न है। बिकॉज आपका फेक न्यूज कितनी ज्यादा फैलती है, आप इतने बड़े बच्चे हो चुके हो, 9th क्लास में जा चुके हो, आपको खुद भी पता है कि कितनी ज्यादा फेक न्यूज आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर फैलाई जाती है, जो कंप्लीटली आपको डाइवर्ट कर देती है मेन इश्यू से, ठीक है। वो हो सकता है कई बार मीम्स के थ्रू, किसी भी वजह से आपके पॉलिटिकल पार्टीज के IT सेल वगैरह कुछ भी आपका मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन किस किस चीजों को इन्फ्लुएंस करती है, पब्लिक के ओपिनियन को, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है और कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी कॉज कर देती है। जैसे कि आप इस वाले इमेज में देखो, ये क्या है, ये व्यक्ति बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मीडिया और पॉलिटिशियंस को, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। और उस मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि उन्होंने टीवी पे सुन लिया, या उनके लीडर ने बोल दिया, या उन्होंने इंस्टाग्राम पे देख लिया, या तो इस वजह से वो मान रहे हैं कि ये सब कुछ ट्रू होगा। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज हो जाता है आपकी डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी इनइक्वालिटी, जिसके अंदर आपकी गरीबी हो गई, रीजनलिज्म हो गया, जेंडर की वजह से इनइक्वालिटी हो गई, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सब इक्वल पार्टिसिपेशन को रोकता है। बिकॉज आप देखते हो कि आपकी गवर्नेंस के अंदर कई बार महिलाओं को उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी डेमोक्रेसी को चैलेंज करती हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम आ जाते हैं इमरजेंसी फेज के ऊपर, जो कि 1975 से 77 के बीच में चला था, ऑलमोस्ट जून 1975 से, अगर मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट करना, मुझे डेट अच्छे से याद नहीं है, जून 1975 से मार्च 1977 तक आपका इमरजेंसी का फेज चला था, लगभग 1 साल 9 महीने के आसपास, ठीक है। तो ये क्यों आया था बेसिकली इमरजेंसी, तो जब हम देखते हैं उस पीरियड में 1975 से पहले अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पे था, इन्फ्लेशन हो रहा था, चीजों का दाम बढ़ रहा था, और एलिगेशंस ऑफ मिस गवर्नेंस भी था, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चल रहे थे। ये एलिगेशंस ऑफ मिस गवर्नेंस कोर्ट में हालांकि प्रूव भी हो गए थे, ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट में, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी का जो उनका जो इलेक्ट किया गया था उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया था। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जून 1975 में एक नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया गया, was imposed on the grounds of internal disturbance, कि मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देके नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। और ये घोषित किसने किया था, इंडियन प्रेसिडेंट ने किया था। वो प्रेसिडेंट कौन थे, उनका नाम आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे, ठीक है। तो जो आपके मेजॉरिटी फंडामेंटल राइट्स थे उसको सस्पेंड कर दिया गया था, प्रेस को हेविली सेंसर किया गया था, हेविली सेंसर कर दिया गया था, और जो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा था उसको रोक दिया गया कि आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, है ना। ये सब चीजें जब भी कोई सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है वो करती है ना। अभी भी आप देखते हो इस सब तरह की चीजें होती है, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, ये बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो ये जो मास मूवमेंट था इसको लीड कौन कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, जिनको लोकनायक भी बोला जाता है। इनके नाम के ऊपर एक एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर, उसका नाम मुझे बताओगे आप। उन्होंने स्टूडेंट्स और सिटीजन्स को मोबिलाइज कर लिया, और उसके बाद बेसिकली बहुत सारे लीडर्स को क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो जो इमरजेंसी आपकी लिफ्ट हुई 1977 के अंदर, उसके बाद आपके जनरल इलेक्शंस दोबारा हुए, जिसके अंदर पीपल ने क्या किया, उन्होंने अपने बैलेट के थ्रू, अपने वोट के थ्रू सरकार के प्रति अपना डिससेटिस्फैक्शन को जाहिर किया। जिसमें हम ऑलरेडी बात करते आ रहे हैं ना, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर क्या है,
वो यही करता है कि जब आपके सिटीजन्स गुस्सा हो, सरकार से नाराज हो, तो वो उसको अपने वोटिंग के राइट की वजह से हटा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज उस टाइम पे भी हमको देखने को मिली। जो रूलिंग गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की, उसको डिफीट का सामना करना पड़ा, और जो लोगों की इंडियन डेमोक्रेसी की जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो दिखाई दी कि इंडियन सिटीजन ने फिर से मतलब जो डिससेटिस्फाइड थे उस डिससेटिस्फैक्शन को अपने वोटिंग राइट के तहत दिखा दिया और उनको हटा दिया। ठीक है, बाद में जनता पार्टी आई, इवन दो जनता पार्टी भी वापस नहीं चली, वो वापस से इंदिरा गांधी जी वापस प्राइम मिनिस्टर बन गई, दैट्स अ डिफरेंट केस। ठीक है, तो ये हाईलाइट क्या करता है, ये दिखाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, सिविल लिबर्टीज और एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, डेमोक्रेसी नीड्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो अब डेमोक्रेसी को किस चीज की जरूरत है, आपके रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की जरूरत है। डेमोक्रेसी आपकी किस में रिफ्लेक्ट होती है, हर रोज के बिहेवियर के अंदर, आप एवरीडे बिहेवियर के अंदर, आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे झूठे कमेंट्स करके मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, ठीक है, या फिर आप पब्लिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हो, चाहे वो छोटा से छोटा वायलेशन हो, चाहे वो सिर्फ एक रेड लाइट को पार कर देना जैसा छोटा वायलेशन हो, ठीक है, इन सब वजह से आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या हैं, बहुत ज्यादा हैम्पर होती हैं, वीकन होती है, नुकसान पहुंचाती है। इवन दो रेड लाइट क्रॉस करना कोई छोटा क्राइम नहीं है, इट इज अ बिग क्राइम, बिकॉज क्या होता है उसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो हर एक चीज जो आप क्या कर रहे हो, अगर आप अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पहचान रहे हो, उनका हनन करते हो, तो उस केस में आपकी डेमोक्रेसी कमजोर होती है। ठीक है, या फिर आप पब्लिक इश्यूज के प्रति आपका इनडिफरेंस, कि मतलब आपके समाज में कोई इशू है, उसके प्रति आप बोल रहे हो कि अरे मुझे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या हूं, इनडिफरेंट हूं उसके प्रति, तो उस केस में क्या कर रहे हो, आप अपनी डेमोक्रेसी की हेल्थ को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। बिकॉज लेट्स से अभी प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया के अंदर, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि अरे हमको क्या फर्क पड़ता है इससे, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट से। तो उस केस में वो इनडिफरेंस दिखा रहे थे ना, वो इनडिफरेंस दिखाता है कि कैसे आपका पब्लिक, कैसे आपकी डेमोक्रेसी नुकसान पहुंचती है उससे। ठीक है, आपकी डेमोक्रेसी को नुकसान होता है उससे। गैप्स इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज में रिड्यूस पब्लिक ट्रस्ट इन योर इंस्टीट्यूशंस, मतलब सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपका जो पब्लिक ट्रस्ट है वो कैसे कम होगा, अगर आप उस लॉज को, उन पॉलिसीज को अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे हो, नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, तो लोगों का भरोसा जो है वो उठ जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट मॉड्यूल के ऊपर, जिसमें सीधे अपने स्टूडेंट से, बच्चों से या यूथ से बात की गई है, डेमोक्रेसी एंड यू, टर्निंग अंडरस्टैंडिंग इनटू एवरीडे सिविक एक्शन स्टार्टिंग टुडे, की मतलब आप कैसे एक अच्छी डेमोक्रेसी को और कैसे एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन, यंग सिटीजन बन सकते हो। ठीक है, तो बीइंग वेल इन्फॉर्म्ड अ यंग सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या क्या है, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, न्यूज देखना, एंड यूजिंग द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिली कीप्स अस अवेयर, कि मतलब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आप न्यूज देखते हो, फालतू वाला न्यूज नहीं, झगड़ा वाला, अच्छी न्यूज देखते हो। ठीक है, और इंटरनेट को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करते हो, उन सब वजह से आप क्या कर रहे हो, और अपने आप को अवेयर रखते हो, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हो। ठीक है, एक्सेस टू ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन तो आपके पास बहुत सारा है, आप न्यूज चैनल खोल लो, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन क्या वो ऑथेंटिक होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती। इसकी वजह से, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, आप अपने इंफॉर्म्ड पॉलिटिकल ओपिनियन ऑन पब्लिक इश्यूज को बना सकते हो, ऐसे झूठे मूठे पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं बनाते। ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स हो गए, एनएसएस हो गया, नेशनल सर्विस स्कीम, आपके स्कूल में होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन कॉलेज में होता है, एनसीसी हो गया, इनकी वजह से आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज आपके अंदर आती है। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस की मदद से, टीम वर्क की मदद से वो आपको पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस टू द नेशन जैसी वैल्यूज सिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिससे आप डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिंपल सिंपल 5 तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, अपने अधिकारों को समझो, और ये समझो कि कैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशंस काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को समझो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज मुझे बताओ कौन से आर्टिकल के अंदर हमको देखने को मिलती है ना, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर हमको देखने को मिलती है, गूगल पे सर्च करके बताना। ठीक, और कौन से आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी बताना मुझे। बी मीडिया लिटरेट, क्वेश्चन सोर्सेज बिफोर बिलीविंग और शेयरिंग, कि आप मीडिया लिटरेट बनो, कि आपके पास कुछ भी सोर्स आ रहा है, कोई भी इमेज देख रहे हो, आप उसको क्या करो, उसके ऊपर भरोसा रखने से पहले उसको पहले देखो कि क्या वो सही है कि नहीं। अब जैसे ये वाला देख के मुझे बताना क्या ये सही है कि नहीं, बताओ मुझे।
ठीक। टेक लीडरशिप इन स्कूल्स एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, कि आपके स्कूल के अंदर, कम्युनिटी के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसमें आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो और लीडरशिप रोल्स को निभाओ। ठीक है, ये सारी चीजें आप करो। और आप नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट करो, जैसे कि आपका एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, और भारत स्काउट एंड गाइड्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या देखा, डेमोक्रेसी को समझा, जिसके अंदर हम देखते हैं सेल्फ गवर्नेंस थ्रू इंस्टीट्यूशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, नॉट जस्ट योर इलेक्शंस। मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है, आपकी सेल्फ गवर्नमेंट होती है। और ये सेल्फ गवर्नमेंट कैसे होती है, आपकी इंस्टीट्यूशंस की मदद से। रूल्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं हमारे बहुत सारे, और उनको आप फॉलो करते हो। सिर्फ इलेक्शन इसके अंदर नहीं होते। ये किसके ऊपर बेस्ड है, पार्टिसिपेशन के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, इंक्लूजन, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आधारित है ये। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करेंगे। तो ये इंडियन रूटेड इन योर ट्रेडिशंस लाइक सभा एंड समिति, ये आपके वैदिक एज की सभा एंड समिति की बात कर रहा है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है, पॉपुलर सॉवरेनिटी इसके कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, और राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ आप ऑलरेडी समझ चुके हो। सेपरेशन ऑफ पावर आप देख चुके हो कि पावर का सेपरेशन हुआ है, उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है पावर, एक जगह नहीं है, पावर बटी हुई है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज की डेमोक्रेसी हमने देखा कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम आपके फॉलो किए जाते हैं, लेकिन उनकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो वैल्यूज एक जैसी हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने सिटीजन्स एंड डेमोक्रेसी के अंदर देखा कि कैसे डेमोक्रेसी ज्यादा मजबूत होती है, कब, जब आपके सिटीजन्स इंफॉर्म्ड हो और मीडिया का रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करें, मतलब रिस्पॉन्सिबली यूज करें और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को लें और कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करें। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे चैलेंजेस रिमेन इन इंश्योरिंग इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल, कि मतलब सभी के इंक्लूजन के को इंश्योर करने के अगेंस्ट भी बहुत सारे चैलेंजेस हमको डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। कमेंट के अंदर बताना आपको कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका 2-4 दिन में आ जाएगा, जो इलेक्शन के ऊपर होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर देना। और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए 9th क्लास का आगे आने वाला है, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज, शॉर्ट रिवीजन सीरीज, ठीक है, मैप्स वगैरह सब कराऊंगा आपको। ठीक है, तो उन सब के लिए कमेंट करना, वीडियो को देखते रहना और क्या करना, सब्सक्राइब करके रखना। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, सब चीज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आज के लिए। बाय बाय।